साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं सर्वेश और मैं आज आपसे कुछ ऐसे खास मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं जो शायद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शायद हमें उस महापुरुष के बारे में जानना चाहिए जिसकी कल ही अभी जो है जयंती थी। मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा कि कल जयंती किसकी थी और आप सभी को उनकी जयंती के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई। हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी की। अविश्वसनीय काम उन्होंने किए समाज के लिए, उन वर्गों के लिए जो समाज में कभी शायद सर उठा करके जीने की एक परंपरा जो विकसित हुई, उस क्रम में जो बहुत सारे लोगों का योगदान है, उनमें से महात्मा ज्योतिबा फुले जी का भी एक बड़ा नाम है। अब देखें, अगर हम बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक होगा वो पूरी तरह से बेस्ड होगा, केंद्रित होगा शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जो बहुत बड़ा योगदान मुझे जहाँ तक लगता है, प्रतीत होता है ऐसा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और बेसिकली आप देखिए तो स्त्री शिक्षा जो आज हम कहते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में इतनी आगे हैं, उसके पीछे भी उनका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप देखिएगा कि अगर 19वीं शताब्दी की आप बात करें, 19वीं शताब्दी के बेसिकली शुरुआत के टर्म में अगर आप चलिए, शुरुआत में आप जाइए उसके दिनों में, तो आप देखेंगे कि स्त्री शिक्षा का कोई विशेष बातचीत तो वहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्त्री शिक्षा मतलब बहुत ही सामान्य वे में जैसे जीवन चला आ रहा था उसी तरह से चल रहा है। शिक्षा का कोई स्त्रियों के बीच में कोई स्कोप नहीं दिख रहा था। इसके पीछे का रीज़न भी था, पितृसत्तात्मक जो सोच थी वो हावी थी शायद। इस वजह से देखिएगा कि क्या था कि ना तो कोई पिता अपनी बेटी को, ना तो कोई पति अपनी पत्नी को, और ना ही कोई इवन भाई अपनी बहन को घर से बाहर जाने देना चाहता था। फिलहाल जो ओवरव्यू हमें दिखता है वो यही था कि स्त्रियों की शिक्षा के विषय में कोई विशेष कामकाज उस दौरान में नहीं हो रहा था। स्त्री शिक्षा की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो अगर हम जाने कि शुरुआती जो स्त्री शिक्षा के विषय में कामकाज देखने को हमको मिलता है, वो आप देखेंगे कि जब 1813 में अंग्रेज़ों का चार्टर आया और उसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म के प्रचार प्रसार की छूट मिली, तो ईसाई मिशनरियों की पत्नियां जो थी उन्होंने बेसिकली 1820 में स्त्री शिक्षा के लिए थोड़े बहुत काम करने शुरू किए। तो यहाँ से एक देखने को मिलता है कि उनके ज़रिए भी कुछ काम किए गए। हालांकि इसलिए नाम लेना जरूरी हो जाता है जिनका भी योगदान रहा हो। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे थे या क्या कर रहे थे, है ना। हम यहाँ बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। बात करें अगर ज्योतिबा फुले जी की, तो महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म जो हुआ, आपको पता है कि अभी कल 11 अप्रैल था, तो इस तरह से आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि 11 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था। बेसिकली 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म हुआ, ठीक है। स्त्री शिक्षा के मामले में आप देखेगा कि जो महात्मा जी हैं उन्होंने महाराष्ट्र में बहुत बड़े लेवल पर काम किया, है ना। पूरे देशव्यापी तो उस वक्त में तुरंत नहीं हो पाया, लेकिन महाराष्ट्र से जो उन्होंने यात्रा शुरू की वो आज जा करके कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमें देखने को मिलती है कि अपने एक मुकाम को हासिल करती हुई दिख रही है। उन्होंने शिक्षा जो थी बेसिकली, एक देखिएगा कि शिक्षा का जो संकेंद्रण हो गया था बेसिकली एक विशेष वर्गों के आसपास में, है ना। हालांकि उन वर्गों में भी आप देखिएगा तो उन वर्गों में भी शिक्षा पुरुषों तक ही सीमित थी, यहाँ तक की प्रॉब्लम थी। बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पर स्त्रियाँ बहुत कुछ आगे पढ़ लिख पाई हों। तो इसीलिए बड़ी दिक्कत थी कि उन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में जो किया, वो जो शिक्षा एक जगह केंद्रित थी, एक विशेष वर्गों में, भद्र वर्ग जिन्हें कह सकते हैं, है ना, उस वर्ग से निकाल करके समाज के दबे कुचले शूद्र और अति शूद्र, जहाँ पर हम शब्द का प्रयोग अगर करें तो गलत नहीं होगा, वहाँ तक लाने का जो बीड़ा उठाया वो महात्मा ज्योतिबा फुले जी का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही क्रांतिकारी कदम था अपने आप में। बेसिकली उन्होंने जो शिक्षा का वर्चस्व था उन ऊंची जातियों के बीच में, उसको तोड़ने में बहुत ही अथक परिश्रम किया उन्होंने, ठीक है। शुरुआती दौर में आप देखिएगा कि एक महिला थी, अमेरिका की रहने वाली थी। अगर आप उनके बारे में सर्च करिएगा, नेट पे गूगल करिएगा तो मिल जाएगा। उनका नाम था मिस फेरर। मिस फेरर ने अहमदनगर में बेसिकली एक कन्या पाठशाला का शुभारंभ किया था और उनकी जो बातें थी वो महात्मा फुले के मनोमस्तिष्क पर पूरी तरह से छा गई। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि वो उनके लिए प्रेरणा का एक स्रोत बन गई, है ना। और फिर उन्होंने जो है जो भी काम किया वो आपके सामने है। हालांकि अगर देखिए आपकी उस दौर में, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, उस दौर में स्त्री शिक्षा के बारे में, स्त्री शिक्षा देना तो बहुत दूर की बात थी, स्त्री शिक्षा के बारे में इवन सोचना भी किसी अपराध से कम नहीं था। इसलिए जब फुले जी ने इस कार्य को शुरू किया, यानी कि स्त्री शिक्षा का जब बीड़ा उन्होंने उठाया और दबे कुचले निर्धन उन बालिका वर्गों को जो है शिक्षा देने का काम शुरू किया, तो समाज को ये बड़ा अनैतिक सा लगा।
तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्हें और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले जी को, दोनों लोगों को समाज के ज़रिए जो है काफ़ी सारी यातनाएं सहनी पड़ी। देखिएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं उनकी पत्नी की बात किया हमने, तो आपको याद होना चाहिए कि उनकी जो शादी हुई थी 1840 में उनका विवाह हो गया था। फिलहाल आप देखिएगा कि कितनी भी यातनाएं समाज के ज़रिए उन्हें मिली, कभी उन्होंने हार नहीं मानी, और जो बीड़ा वो उठा रखा था स्त्री शिक्षा का, एक अलग जगाने का समाज में, उससे कभी वो पीछे नहीं हटे, वो निरंतर जो है प्रयासरत रहे। देखिएगा कि सन 1848 में जब वो स्त्री शिक्षा की योजना बना रहे थे, है ना, तो उस समय का जो समाज है और जो उसकी परिस्थितियां हैं कि स्त्री जो है घर से बाहर तक नहीं निकल रही है, शिक्षा देना तो बहुत दूर की बात है। तो इस दौरान जब उन्होंने पाठशाला शुरू किया, प्रथम कन्या पाठशाला के नाम से उन्होंने शुभारंभ किया, तो शुरुआत में उन्हें महज जो है 6 कन्याएं या फिर 6 बालिकाओं ने ही उसमें एडमिशन लिया, है ना। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में 6 बालिकाओं का भी एडमिशन ले लेना शायद एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि ये वो दौर है जहाँ पर मैंने जैसा कि पहले भी बताया ना कि कोई भी अपने घर से महिलाओं को यानी स्त्रियों को जो है बाहर निकलने की अनुमति ही नहीं थी उस तरह से, ठीक है। तो ऐसे में शिक्षा के लिए 6 लोगों का नामांकन भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो फिलहाल ये पहली पाठशाला चली, और देखिएगा कि कुछ खास सफलता इस पाठशाला से भी नहीं मिली उन्हें, कुछ मतलब जैसा कि वो लोग सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। साथ ही देखिएगा कि इनके पास वो उस तरह का कोई एक जगह भी नहीं थी कि जिससे एक प्रॉपर पाठशाला या एक विद्यालय जैसा कुछ शुरू किया जा सके। इसलिए जो इनके एक मित्र थे सदाशिवराव गोवंडे, वो और महात्मा फुले ने जो है ये डिसाइड किया कि जो शिक्षा है वो अपने घर से ही लोगों को दिया जाए। तो वो अपने घर से ही पठन पाठन का काम जो था वो शुरू कर दिया उन्होंने। हालांकि इतना सामाजिक दबाव था कि बाद में इनके पिता पर भी प्रेशर पड़ने लगा, और लास्ट तक जो है देखिएगा कि इनके पिता ने इन्हें खुद घर से बाहर कर दिया उस दौर में, है ना। अब जब ये घर से बाहर हुए तो अभी तक तो सिर्फ जो है ये बड़ा आसानी से चल रहा था कि कम से कम गृहस्थी की उतनी जो प्रत्यक्ष रूप से जो जिम्मेदारियां थी वो नहीं है सामने थी। लेकिन अब जब अकेले रहना पड़ता है तो आपको यकीन होगा कि आप सभी लोग, मुझे उम्मीद है कि बाहर जो भी विद्यार्थी जीवन में इतना कष्ट झेलते हुए इतना तो अंदाज़ा लगा ही लेते होंगे कि किस तरह की समस्याएं आती हैं, और फिर पत्नी के साथ रहना और उसमें भी और भी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ऐसे में जब बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई उसके बावजूद, तब फुले जी को लगा कि क्यों ना, जब इस काम में हम कूद ही पड़े हैं तो अपनी पत्नी को भी क्यों ना उसमें शामिल कर लिया जाए। तो जैसा कि मैंने बताया कि उनका नाम सावित्रीबाई फुले जी था, और वो जो है इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। तो जब वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो फिर इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले निर्णय लिया कि अपने घर से ही शुरुआत करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले सावित्रीबाई फुले जी को ही शिक्षित करना शुरू किया, और आज आपको पता है कि सावित्रीबाई फुले जी को हम भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में याद करते हैं, है ना। वहाँ कहाँ से कहाँ तक उन्होंने अपनी पत्नी को पहुँचाया। ये एक समाज में प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए, है ना, खास करके उन लोगों के लिए जो शादी विवाह के बाद अपनी पत्नियों को पढ़ने से या फिर ऐसे पढ़ाने जैसे कार्यों से रोकने की कोशिश कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनकी मानसिकता ऐसी होती है बेसिकली, शादी से पहले सब कुछ ठीक ठाक लगता है, उससे बाद चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। फिलहाल मैं इस पर कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ आपको। इसके बाद देखिएगा कि उन्होंने दलित जात की कन्याओं के लिए भी जो है पाठशाला का शुभारंभ किया, है ना। इसमें बहुत सारी जातियाँ थी, वो इसमें पढ़ने आती थी, लेकिन हालांकि एक बात था कि ये कोई जाति विशेषीकृत कॉलेज या मतलब विद्यालय नहीं हुआ करते थे। इसमें यह भी था कि अन्य जाति वर्गों की भी स्त्रियां या अन्य बच्चे भी जो है आकर के इसमें पढ़ सकते थे। बेसिकली आप देखिएगा कि इन पाठशालाओं में पढ़ाया क्या जाता था, तो सबसे पहले तो ये सिखाया जाता था कि वाचन के बारे में, वाचन यानी पठन पाठन, बेसिकली आप कहिए कि बोलने की शैली जो है, पढ़ने की शैली, है ना, वाचन बातचीत करने की शैली, इन सारी चीज़ें जो है वाचन में आ जाती हैं, तो उसको सिखाया जाता था। दूसरी जो बात होती थी वो अंक गणित से संबंधित कुछ बातें, मूलभूत सिद्धांत वो सिखाए जाते थे, और व्याकरण के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उसको सिखाया जाता था। शुरुआती स्तर पर इतना भी सिखा पाना मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, एक बहुत ही सराहनीय कदम था। इन सब के बारे में देखेगा कि तत्कालीन टाइम का जो एक पत्र था, बॉम्बे गार्डियन पत्र है उसका नाम, और वो उसके देखेगा कि बेसिकली 28 नवंबर 1851 की अगर बात करें, 28 नवंबर 1851 के अंक में जो है, बॉम्बे गार्डियन के अंक में इस पर एक विशेष लेख भी छपा हुआ है, और अगर आपको कहीं से वो पेपर मिल पाए तो आप उसको पढ़ भी सकते हैं। देखिएगा कि इन सारे कामों में इनके बहुत सारे मित्र थे, जैसे हमने बताया कि सदाशिवराव गोवंडे जी तो थे ही, इसके अलावा भी आप देखिएगा कि सखाराम यशवंते पराजंपे, सदाशिव गोविंद, ये सब लोग भी थे उनके साथ, जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग भी किया महात्मा फुले जी का। इसके बावजूद देखिएगा कि जो पहला प्रयास था 1848 से जो शुरू हुआ था पहली कन्या पाठशाला के रूप में, वो कुछ विशेष रंग लाता हुआ नहीं दिखता है। यानी कि आप कहें कि यूं कि उनका जो पहला प्रयास था
कुछ खास सफलता नहीं मिली, वो असफल रहा। इसके बावजूद हार नहीं मानी और उन्होंने फिर से 1851 में द्वितीय कन्या पाठशाला की शुरुआत की, है ना। कहते हैं कि अन्ना साहब चिपलूडकर थे और उन्हीं के जो है वाड़े से इसको शुरू किया गया। बुधवार का दिन था, है ना, कन्या पाठशाला का शुभारंभ कर दिया गया। ये और इनकी पत्नी यानी महात्मा फूले और उनकी पत्नी 4-4 घंटा की कार्यशालाएं करते थे, वो भी मुफ्त में। सोचिए आज के समय में जब हम इतने हाईटेक हो गए हैं, इसके बावजूद आज भी शिक्षा का अभाव उतना ही है। दबे कुचले वर्गों में आप जाइए, जैसे जैसे समाज के निचले स्तर पर आप पहुंचिएगा, शिक्षा का अभाव उतना ही है ना। हम शहरों में रह करके हमें पता नहीं चलता कि शिक्षा, हमें लगता है कि सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, नहीं, बेसिकली आज भी शिक्षा का अभाव है ऐसा। और आज भी देखिएगा कि शिक्षा फ्री में देने से तो लोग कतराते हैं, है ना। इवन वो कैसे भी पढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उनको मिलना, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो फिर वो जो कोताहियाँ करना शुरू करते हैं। हालांकि आजकल तो बड़े बड़े पैसे और बड़े अच्छे अच्छे फीसेज ले करके भी लोग सही ढंग की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। तो फिलहाल उस दौर में बिना पेमेंट के ऐसे काम कर पाना, सपोज करिए अब कितना मेहनत का काम रहा होगा बेसिकली। लेकिन दोनों दंपतियों ने हार नहीं मानी और वो निरंतर लगे रहे, उनकी कोशिशें रंग भी लाई, है ना। अब देखिएगा कि स्त्री शिक्षा के ही बारे में सिर्फ फूले जी ने काम नहीं किया, उसके अलावा भी उनके बहुत सारे समाज के प्रति काम है, जिसमें आप देखिएगा कि समाज में जो व्याप्त है ऊंच नीच की बातें, जातियों में जो असमानताएं हैं, उन सबको मिटाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी कोशिशें की है। जैसे उनकी एक पुस्तक आती है 1873 में, गुलामगिरी के नाम से पुस्तक आई। अब मुझे उम्मीद है कि अगर आपने इसका नाम पहले सुना हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर पढ़ा है तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए आप सभी को। मेरी तो सलाह ये है कि पढ़ना चाहिए, कभी भी टाइम नहीं ले तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी बस जाइए और जुनून में आकर के पढ़ जाइए, नहीं, जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, तब ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि इस पुस्तक के बारे में अगर बात करें तो ये पुस्तक बेसिकली देखिएगा कि एक प्रश्नोत्तरी शैली में ये पुस्तक लिखी गई है ना। और बेसिकली इन्हीं के एक मित्र थे धोंडीराव, उनका और ज्योतिबा जी के जो है बीच में संवाद शैली में ये पुस्तक लिखी गई है। इस वजह से क्या होता है ना, जब भी प्रश्नोत्तरी शैली में या संवाद शैली में कोई पुस्तक लिखी होती है तो उसमें जो राइटर होता है जब वो लिखता है तो उसमें कई सारे आयामों को संजोता है, उसके मन में जो चल रही हुई बातें होती हैं। इससे क्या होता है कि कई सारी तरीके की सोच जो होती है वो हमारे सामने खुल करके आती है, और इससे हमारी भी सोच जो होती है डेवलप्ड होती है। एक तरह से जो कह सकते हैं ना, तार्किक वर्णन किसी चीज़ का कर पाना वो क्वेश्चन के जरिए ही संभव हो पाता है। इस वजह से आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जब भी वक्त मिले तो एक बार कम से कम इसे ज़रूर देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। फिलहाल देखिएगा कि इस पुस्तक में फूले जी ने जो है समाज को, एक जो जाति प्रथा में जो समाज जकड़ा हुआ है ना, जो धार्मिक आधार पर भी भेदभाव में जकड़ा हुआ है, उन सब पर एक तार्किक रूप से कटाक्ष करते हैं और उस पूरे समाज को जो है कटघरे में खड़ा करते हैं। बेसिकली इन्होंने जो जातियां हैं, निम्न जातियां बेसिकली जिनको कह सकते हैं हम, हालांकि निम्न कहने का कोई इसमें अलग से मतलब नहीं है, क्योंकि निम्न कुछ भी नहीं होता, निम्न होती है सिर्फ सोच, है ना। तो बेसिकली आप देखिएगा कि जो जिनको तथाकथित रूप से कहा जाता है कि जो दबी हुई जातियां हैं, बल्कि जिन्हें हम कह सकते हैं कि जिन्हें दबा दिया गया समाज में, ऐसी जातियों को जो हीनता का बोध करती रहती थी, उन्हें उससे उबारने का प्रयत्न किया है इस पुस्तक के जरिए। साथ ही आप देखिएगा कि जो धर्म के नाम पर, अवतारवाद के नाम पर जो सारी बातें चल रही हैं, ईश्वरवाद, अवतारवाद, है ना, धर्म, इन सारी चीज़ों को जो है उन्होंने बेसिकली एक नए तरीके से परिभाषित करने का भी प्रयत्न किया है। और इस वजह से भी आप लोगों को पढ़ना चाहिए। जाति प्रथा जो कि एक सबसे विकट समस्या तब भी थी, आज भी है, और शायद अभी पता नहीं कब तक रहेगी ये। तो इससे देखिएगा कि लड़ने के लिए, मुझे जहाँ तक लगता है, या इसको समझने के लिए बेसिकली आप कहिए, तो मुझे लगता है कि जो गुलामगिरी है वो एक कारगर हथियार के रूप में काम कर सकता है। आपको इस वजह से भी उसे पढ़ना चाहिए एक बार। चलिए, अगर ज्योतिबा फूले जी के बारे में थोड़ी और बात करें तो कोई ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ एक ही पुस्तक लिखी। इसके अतिरिक्त भी आप देखिएगा कि तृतीय रत्न, साथ ही सार्वजनिक धर्म, ये भी पुस्तकें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और देखिएगा कि उनकी सारी रचनाओं का जो संकलन है बेसिकली एलजी मेश्राम जी ने जो है, जिनका एक टाइटल भी है विमल कीर्ति, तो पूरा नाम अगर लें तो एलजी मेश्राम विमल कीर्ति जी ने जो है उसको जो है महात्मा ज्योतिबा फूले की रचनावली के नाम से जो है प्रकाशित भी किया है। इसके अतिरिक्त अगर आप ज्योतिबा फूले जी के बारे में बात करें तो उन्होंने और भी कुछ महत्वपूर्ण काम किए। जैसे आप देखिएगा कि 1880 में उन्होंने विधवा पुनर्विवाह सहायता में भी भागीदारी की थी। साथ ही आप देखिएगा कि 1863 में जो है शिशु हत्या निवारण के लिए उन्होंने जो है प्रसूति गृह का जो है क्या किया था, स्थापना किया था। इसी तरह से 1868 में आप देखिएगा कि अछूतों के लिए जो है कुएं से पानी
अछूतों के घर के लिए जो है बेसिकली कुएं से पानी खोलने में भी उन्होंने आंदोलन किया। तो ऐसी बहुत सारी काम है। साथ ही आप लोग देखिएगा कि 1873 में उन्होंने एक बड़ा मूवमेंट भी चलाया, जिसका नाम आप जानते हैं कि सत्यशोधक समाज के नाम से आपके बीच में फेमस हुआ वो, तो उसको भी उन्होंने चलाया। साथ ही 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो है शोभा यात्रा भी उन्होंने निकाली थी, है ना। बाद में देखिएगा कि राजनीति में भी थोड़े बहुत सक्रिय रहे। 1876 से लेकर के 1882 तक पूना नगर पालिका के बेसिकली वो सदस्य भी रहे, ठीक है। हंटर आयोग जब आया तो उसके समक्ष उन्होंने अपना बयान भी पेश किया था। हंटर आयोग आपको पता होगा कि 1882 के समय में आया था, 1882 में हंटर आयोग आया था। साथ ही आप देखिएगा कि इन सारे कामों से वो जनता के बीच में धीरे धीरे अपनी ख्यातियाँ प्राप्त की, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की और लोकप्रिय होते चले गए। यही कारण है कि आप देखिएगा कि 1888 में जनता से सम्मानित होते हैं और जनता ने 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत तो ज्ञानपरक लगा होगा। हमने कोशिश की थी कि एक कम समय में अच्छी बातें बता पाएँ आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में पढ़ेंगे और उन्हें और भी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। नमस्कार।